हेलो स्टूडेंट। आज ये आपका थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। पिछले क्लास में हमने वोल्ट और डिफरेंट जो सिलेबस है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का। और इससे बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 नंबर का क्वेश्चन इससे होगा ही होगा। ओम्स लॉ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली या न्यूमेरिकल बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its in। अभी हमने पिछले क्लास में हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मतलब यदि आप एक कोई सेल लगाते हैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, एक रेसिस्टेंस हम ले लेते हैं, तो ये जो भी पोटेंशियल है और ये आर रेसिस्टेंस है, इससे कोई करंट फ्लो होगा। ऑब्वियसली जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा। तो यही कह रहा है कि जो इस कंडक्टर से या इस रेसिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो इसका जो अप्लाइड पोटेंशियल है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका एक पार्ट तो ये हो गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। दूसरा तरीका हमारा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करंट फ्लोइंग थ्रू ये कंडक्टर है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। मतलब कि आपके पास किसी रेसिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है आई, आपको दिया हुआ नहीं है कितना, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अननोन क्वांटिटी है। करंट फ्लो हो रहा है आपका, ये करंट सोर्स है, किसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इस रेसिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच यदि हम वोल्ट मीटर लगाते हैं और मेजर करेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों टर्मिनल के बीच जो क्रिएट होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच जो क्रिएट होगा वो ज़्यादा होगा, और करंट का वैल्यू यदि हम रिड्यूस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों टर्मिनल के बीच रिड्यूस हो जाएगा। डैट मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे जो V है, V ये क्रॉस रेसिस्टेंस है, और ये जो V है ये अप्लाइड वोल्टेज है। तो दो अलग अलग केस है ओम्स लॉ का। दोनों मतलब देखा जाए तो इसको समझने के लिए एक जो ये होता है होल सर्किट के लिए अप्लाई होता है, कि यदि आपका सर्किट में 2 या 4 रेसिस्टेंस है, 5 रेसिस्टेंस है, उसके लिए अप्लाई होता है कि द करंट फ्लोइंग द कंडक्टर, यानी उस सर्किट से इतना करंट जाएगा, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करेंगे तो करंट हमारा ज़्यादा जाएगा। लेकिन ये कह रहा है इंडिविजुअल स्टडी के लिए, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस स्टडी के लिए, कि आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्या अप्लाई किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यदि किसी एक रेसिस्टेंस को लेते हैं, उसमें यदि हम करंट का एनालिसिस करते हैं, करंट को इंक्रीज करेंगे तो करंट आप पोटेंशियल डिफरेंस उस रेसिस्टेंस के क्रॉस इंक्रीज करेगा, और करंट को रिड्यूस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उस रेसिस्टेंस के क्रॉस रिड्यूस करेगा। आपके बुक वाले में ये दिया हुआ है, लेकिन ये भी कहीं कहीं दिया हुआ है, तो दोनों का दोनों सही है। लेकिन हाँ, दोनों लिखने समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों का वैलिडिटी तभी तक है जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर, या कह सकते हैं कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, कहीं कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ रहता है। तो एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इसको यदि हम आगे कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक आर आ जाएगा। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद आपका इक्वल टू आ जाएगा V इक्वल टू आई आर। ये आपका ओम्स लॉ बनता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ जो इसके क्रॉस किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो वो उस रेसिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका ओम्स लॉ है। यदि हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ओम्स लॉ का, आपको हम लैब में एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर आपका ये है, इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए किस तरीके से बनेगा। एक एक्सिस पे आप आई ले लेते हैं, एक एक्सिस पे आपका V ले लेते हैं। तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को इनकी यदि यदि हम करंट किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट हम 1 एम्पेयर लेते हैं, नहीं 0.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर एंड
2 एम्पेयर। ये करंट है आपका इन एम्पेयर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, 4 6 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। अब यदि हम किसी भी के हम सर्किट ये इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ एक हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे। आपको बता चुके हैं कि करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं और सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। और इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे जो कि इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा। अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ से जो करंट जाएगा उसके वैल्यू को हम मेजर करेंगे। तो हम एक टेबल बनाएंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को मेजर करेगा, आई का और वी का, रिस्पेक्टिव वी का। तो सपोज हम एक 0.25 एम्पेयर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 1 वोल्ट के क्रॉस रीडिंग आ गया लगभग। एज्यूम करते हैं यदि हम 0.5 एम्पेयर का रीडिंग लेते हैं तो 2 वोल्ट आ रहा है। 0.75 एम्पेयर का 0.75 एम्पेयर रीडिंग लेते हैं तो 3 वोल्ट, और 1 एम्पेयर लेते हैं तो 4 वोल्ट। इस तरह से आप रैंडम कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। लैब में हम करेंगे तो कोई दूसरा रीडिंग आएगा। ये तो हम थ्योरेटिकली भी बता रहे थे, एक सैम्पल ले रहे हैं हम। अब देखिए 0.25 इज हियर एंड 0.75, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। जब आप इस ग्राफ को मिलाएंगे तो इसका जितना भी पॉइंट बनेगा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये स्ट्रेट अभी बन नहीं पाया है, आप अच्छे से कीजिएगा तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन लगभग। तो ये जो आपका बता रहा है कि जैसे जैसे आपका करंट किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, पहले 0.25 एम्पेयर था तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 0.5 एम्पेयर 2 वोल्ट, 0.75 एम्पेयर 3 वोल्ट एंड 1.0 एम्पेयर देन 4 वोल्ट। तो मतलब ये कह रहा है आपका कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो उसके क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ये आपका ओम्स लॉ होता है। और जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, और जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर तो सारा ओमिक ही होता है, लेकिन जो सेमी कंडक्टर है वो नॉन ओमिक होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें करंट अब वोल्टेज कुछ भी बढ़ाएंगे करंट कुछ भी बढ़ेगा, उसमें ये प्रोपोर्शनलिटी फॉलो नहीं करता है। जिसका भी वी आई ग्राफ या आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा आई और वी एक्सिस के बीच में, वो कंडक्टर आपका ओमिक कंडक्टर होगा। तो ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, इसको हम लैब में देखेंगे। ओम्स लॉ के इस दोनों डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बुक में ये दिया हुआ है तो आप इसको रिमेंबर कीजिएगा, लेकिन ये भी गलत नहीं, कहीं कहीं आपका ये दिया होगा तो दोनों इसलिए लिख देंगे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस जैसे कि यदि करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ईजिली वो फ्लो होने नहीं देता, उसको रोकता है। तो जो एबिलिटी है किसी भी मटेरियल का या कह सकते हैं किसी कंडक्टर का टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, वो आपका रेसिस्टेंस कहलाता है। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? अभी हम ओम्स लॉ वाले ओम्स लॉ के केस से स्टडी करते हैं। तो यहाँ आर जो हमने लिखा था वो आपका क्या था, रेसिस्टेंस। यदि हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, इट्स यूनिट इज ओम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूनिट ओम है। आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अब देखिए जो अभी हम पिछला डाटा लिए थे उस पर चलते हैं। तो यहाँ से आर इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो वी अपॉन आई, यहाँ से देखिए रेसिस्टेंस आपका चेंज नहीं होता है किसी का। तो यहाँ से आर अपॉन वी अपॉन आई करते हैं तो कितना हो रहा है, वी हमारा 1 और ये 0.25 दैट इज 4 ओम। यहाँ भी आपका 2/0.5 4 ओम, यहाँ भी 3/0.75 4 ओम, और यहाँ भी 4 ओम। तो यहाँ से इस रेसिस्टेंस का ही वैल्यू आ गया। अननोन रेसिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, टू डिफरेंट करंट का वैल्यू या सिंबल एक ही करंट और एक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दे देता है, आपको रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो आप रेसिस्टेंस के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सिंपली मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। इसका यूनिट होगा ओम और ये सिंबल है ओम का। अब 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे? सिमिलर, हमने पिछले बार 1 वोल्ट डिफाइन किया है, 1 कूलम डिफाइन किया है, 1 एम्पेयर डिफाइन किया है, तो उसी के हिसाब से हम 1 ओम को भी डिफाइन करेंगे। 1 ohm is the resistance of conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to the its end and a current of 1 ampere flowing through it। मतलब ऐसा
मतलब कि ऐसा कोई कंडक्टर या ऐसा कोई रेसिस्टेंस का जिससे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उसे 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, तो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। अब आप कहिएगा कि 2 एम्पेयर करंट फ्लो होगा, 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो वो तो सही होगा नहीं, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं 1 वोल्ट और 1 एम्पेयर। अब देखिए जैसे जैसे आप आई का वैल्यू यदि हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो आई इक्वल टू वी बाई आर। अब आर का वैल्यू जैसे हम डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, आर का वैल्यू ट्रिपल करेंगे तो करंट 1/3 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो ये सब सिंपल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप क्वेश्चन बनाइएगा, उससे डील कीजिएगा। यदि बनेगा तो आप क्या बोलते हैं, नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बन गया तो बेटर। अब देखिए रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि कोई भी चीज़ का जो रेसिस्टेंस होगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। यदि एक वायर है हमारे पास, आपके घर में वायर होगा, तो उस वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा कैसे डिटरमाइन करेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे रेटिंग रहता होगा, कोई पतला वायर होता है, कोई मोटा वायर होता है। जैसे हाई रेटिंग का करंट हमें पास करना होता है तो हैवी वायर यूज करते हैं। तो कैसे हम रेसिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, क्या मतलब होता है। तो देखिए रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस वो आपका किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इसके लेंथ पे। जैसे जैसे आप किसी भी वायर का लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे उसका रेसिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। तो डैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जो उसका लेंथ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका। और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, उसका कटिंग एरिया। जैसे कि ये पेन है हमारा, तो इस पेन का जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ईजिली उससे करंट पास कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना ईजी करंट पास होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, 1/a। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है लेकिन 1/a है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट ओवरऑल एरिया और नॉट सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ईजिली वो करंट को पाथ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को पाथ मिलेगा फ्लो करने का, और वो ईजिली फ्लो करेगा। और जितना ज़्यादा लेंथ होगा तो उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, तो उससे उसका रेसिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया हो गया। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक आता है रेसिस्टिविटी। ये हमारा होता है हर किसी एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, एल्युमिनियम के लिए, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, हर किसी चीज़ का फिक्स होता है ये कंडक्टर का। जैसे जैसे कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे इस रो का वैल्यू इंक्रीज करते चला जाएगा, और यदि कंडक्टर की तरफ जाएंगे तो इस रो का वैल्यू रिड्यूस होते चला जाएगा, कम होगा। और यदि इंसुलेटर की तरफ जाएंगे तो ये रो का वैल्यू इंक्रीज होते चला जाएगा। इस रो को कहते क्या है, तो ये कांस्टेंट पंपोसिटी है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और रेसिस्टिविटी भी इसी का नाम है। इसको हम किसी भी एक फिक्स मटेरियल के लिए चेंज नहीं होता है फॉर गिवन फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपका फिक्स रहेगा। रो का वैल्यू आपको बुक में दिया होगा, जब भी क्वेश्चन देगा तो रो का वैल्यू आपको डिटरमाइन करने के लिए नहीं देगा, ये आपका डाटा गिवन होगा। तो यहाँ से किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस यदि आपको फाइंड आउट करना होगा तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए। अब रो को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए अब जैसे 1 ओम को डिफाइन कर रहे थे, तो रो को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यदि एल का वैल्यू हम 1 मीटर ले लेते हैं और एरिया जो हम 1 मीटर स्क्वायर यदि हम ले लेते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हमारे पास। तो हम रो को डिफाइन कर पाएंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो ये कब हुआ, जब हमारा लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ, ऑफ ए मटेरियल हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मतलब आप समझ लीजिए कितना बड़ा एरिया होगा। मतलब आपका किसी 1 से मतलब 1 मीटर का आपको एक स्क्वायर, ये स्क्वायर का साइड 1 मीटर लेंगे तो इसका जो एरिया बनेगा, आप सोचिए 1 मीटर का आपका जो टेबल होता है उस टेबल से भी ज़्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। यदि 1 मीटर स्क्वायर आपका एरिया है टेबल का, सपोज आपका स्टडी टेबल है, उसका एरिया यदि 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का यदि 1 मीटर वायर है तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका 1 ओम होगा। तो इस तरह से हम रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब आगे हम चलते हैं
तो अब कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को हम अगले क्लास में देखेंगे। अभी थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं जो रेसिस्टेंस पर आता है कि आपका लेंथ वैरी करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैरी करेंगे तो क्या होगा, इन सब पे डिपेंडेंट आपका न्यूमेरिकल होता है। तो इसको एक एक दो हम इन सबको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, इफ ए वायर ऑफ लेंथ L1 and area of cross section A1 have resistance R1, then what will be the resistance of a wire of same material whose length is double and area of cross section is half of first wire। मतलब आपका एक वायर है, उसका लेंथ दिया हुआ है L1, रेसिस्टेंस R1, और आपसे पूछ रहा है कि वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, मटेरियल सेम है, मटेरियल यदि अलग हो जाएगा तो उसके लिए क्वेश्चन प्रोसेस चेंज हो जाएगा, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें लेंथ आपको डबल किया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ किया गया फर्स्ट वायर से। तो देखिए इस टाइप का आपको जो क्वेश्चन देगा, लेंथ चेंज करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करना है, या मटेरियल का रेसिस्टिविटी भी चेंज करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको देगा कि एक से कंपेयर करके दूसरे का रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप R1 का वैल्यू लिखेंगे, R1 इक्वल टू ρ1 L1 अपॉन A1। अभी हमने पढ़ा था पिछले, मतलब जस्ट अभी, कि R इक्वल टू रो एल बाई ये होता है। तो हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ सब इसके साथ हम एक सब्सक्रिप्ट लगा देंगे 1, तो R1 ρ1 L1 अपॉन A1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चेंज करते हैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेट द लेंथ ऑफ द न्यू वायर बी L2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी A2। न्यू जो हमने वायर लिया है उसका लेंथ A2 है और L2 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो L2 है वो डबल ऑफ L1 एंड A2 आपका है डबल हाफ ऑफ A2 A1, A2 इज हाफ ऑफ A1। अब हम फिर से फार्मूला लिखेंगे, R2 इक्वल टू क्या हमारे पास होगा, ρ2 L2 अपॉन A2। नया रेसिस्टेंस R2 होगा, उसके लिए यदि रेसिस्टिविटी चेंज होता है तब हम ρ2 करेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो मटेरियल सेम दिया हुआ है, एज द मटेरियल इज सेम देन ρ2 इक्वल टू ρ1। L2 आपका लेंथ चेंज किया था, A2 आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया। फार्मूला हम इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी चेंज होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगा उसको चेंज करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा उसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए हम करते क्या है कि R2 के जगह पे R2 इक्वल टू ρ2 का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दिए, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, ρ1 हो जाएगा। L2 का वैल्यू जो कि हमारा लेंथ चेंज हुआ है, कितना हुआ है, डबल, तो 2 ऑफ L1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा चेंज हुआ है, जो न्यू A2 हमारा है वो A1 के रिस्पेक्ट में हाफ है, तो A1/2। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 4 ρ1 L1 अपॉन A1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया R2 इक्वल टू 4 ऑफ R1। मतलब कि जो न्यू वायर का जो रेसिस्टेंस होगा 4 टाइम ऑफ इनिशियल रेसिस्टेंस। यदि पहले वायर का रेसिस्टेंस 100 ओम था तो सेकेंड वायर जो हमारा जो कंडीशन दिया हुआ उस केस में उसका रेसिस्टेंस 400 ओम हो जाएगा। ये हमने R1 क्यों पुट किया, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, इसका वैल्यू जो था वो R1 के बराबर था, यहाँ हमने पुट कर दिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्रोसेस आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसी को फॉलो कीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से जो रेसिस्टेंस का होगा वो अच्छे से बन जाएगा। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको, देखते हैं अगले क्लास में आप लोग इसका आंसर रेडी रखिएगा, हम अगले क्लास में इसका आंसर आपको बताएंगे। ए वायर ऑफ लेंथ L1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर हैव रेसिस्टेंस 500 ओम, then find the resistance of wire of same material having area of cross section 25 millimeter square and length is 4 time as of the first wire। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, ऐसे आपके स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा, लेकिन ए वायर ऑफ लेंथ L1 and area of cross section 5 millimeter square have resistance 500 ohm, then find the resistance of wire of same material having area of cross section 25 millimeter square and length is 4 time as of the first wire। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। अगले क्लास में हम जो स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, इसका मिक्स कम्बिनेशन विद क्वेश्चन भी आया था, इसका डेरिवेशन भी आता है लेकिन चांसेस कम है। तो अगले क्लास में हम कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डील करेंगे। इतना आप पढ़ के समझ के रखिएगा।